सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3 में हमने देखा था कि द कंडीशन अकॉर्डिंग टू विच a quadratic expression of two variables or a quadratic expression of x and y can be resolved into two linear factors. हमने ये भी देखा था वहां पे कि वो क्या कंडीशन होगा जिसके अकॉर्डिंग दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक रूट कॉमन होगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक या दो प्रॉब्लम बनाएंगे जो कि उन थ्योरम्स पे आधारित होगा, और उसके बाद हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को शुरू करेंगे. ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहना ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि ग्राफ हमेशा फंक्शन का ही बनता है. ठीक है, सो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये कहना ज़्यादा सही होगा. तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं, बट बिफोर दैट थोड़ा सा रिवाइज मैं करवा देता हूं आपको कि अगर fxy is equal to ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो दो वेरिएबल का x और y का, तो वो कौन सा कंडीशन होता है जिसके अकॉर्डिंग ये या इस तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है दो वेरिएबल का वो दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व हो सकता है. याद रखिए, जब दो लीनियर फैक्टर्स कह रहा हूं तो बहुत जगह दो रेशनल फैक्टर्स भी कहा जाता है, एक ही बात हुआ. ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है कि ये जो है AHG BF C is equal to 0. This determinant is equal to 0. This is the condition. If this condition holds, that means this quadratic expression or this quadratic function of two variables can be resolved into two linear factors or two rational factors. चलिए, अब ये कंडीशन आपको याद है. अब मैं एक प्रॉब्लम इस पे आपको देता हूं. इजी प्रॉब्लम है बिल्कुल. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m will the expression y square plus 2xy plus 2x plus my minus 3 be capable of resolution into two rational factors. टू रेशनल फैक्टर्स. m के वो कौन से वैल्यूज होंगे जिनके लिए या जिसके लिए ये एक्सप्रेशन दो रेशनल फैक्टर्स में ब्रेक हो जाए, रिजॉल्व हो जाए. चलिए भाई देखते हैं. अब डेफिनेटली इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. यहां पे जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो आपका नहीं है, वो खत्म है, वो जीरो है यहां पे, तो उसका आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो. ठीक है, मान लेते हैं लेट fxy इज इक्वल टू, इसको सजा के लिखते हैं उसी तरह जैसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, एंड इस तरह करके 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर हमारा 0 है तो उसको मैंने छोड़ दिया, नहीं तो उससे इससे पहले होता 2xy से, प्लस 2x प्लस my माइनस 3. सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y. इसलिए a इज इक्वल टू 0. a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 0 है वो, ऑफ कोर्स. अब देखिए h इज इक्वल टू 1 है. क्यों भाई? एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है? 2 है. 2hxy यानी कि 2h बराबर 2, तो h बराबर 1. चलिए मैं लिख देता हूं थोड़ा आपके लिए.
ax² प्लस 2xy प्लस, माफ करिएगा, 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। यही होता है x² का कोफिशिएंट a बराबर 0, xy का कोफिशिएंट 2h बराबर 2 तो h बराबर 1, y² का कोफिशिएंट b कितना है 1, उसके बाद x का कोफिशिएंट 2g बराबर 2 यानी कि g बराबर 1, y का कोफिशिएंट 2f बराबर m यानी कि f बराबर m/2 और c बराबर -3 साफ साफ दिख रहा है। नाउ फॉर fxy to be resolved into two rational factors, we must have the determinant of a h g b f c is equal to 0, ये होना चाहिए। ठीक है भाई, दैट इंप्लाइज डिटर्मिनेंट a कितना है आपका 0, h कितना है आपका 1, g कितना है 1, यहां भी 1, यहां भी 1, b कितना है 1, f कितना है m/2, फिर f कितना है m/2 और c कितना है -3। ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, होना चाहिए तो होना चाहिए। इरेज करना होगा मुझे, इसका काम नहीं है, हटा दूं। चलिए, इसके बाद 0 इंटू -3 m² / 4 -1 इंटू -3 m/2 प्लस 1 इंटू m/2 -1 इज इक्वल टू 0। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें आप, 0 आएगा तो ये टर्म पूरा कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा +3 प्लस m/2 प्लस m/2 -1 इज इक्वल टू 0। m/2 और m/2 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा m, 3 में से 1 गया तो हमारा आएगा 2, m इज इक्वल टू -2। सो इफ m इज इक्वल टू -2 then this quadratic function of x and y can be resolved into two rational factors or two linear factors। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो ज्यादा प्रॉब्लम हम नहीं करते हैं इस पे, बेसिक प्रॉब्लम्स ऐसे ही होंगे। ठीक है, और थोड़े से जो टफ प्रॉब्लम होंगे उनमें कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे जब जेई का प्रॉब्लम बनाएंगे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को खत्म करने के बाद जेई मेंस का तो प्रॉब्लम बनाएंगे ही। जैसा कि मैंने कहा है कि एडवांस का प्रॉब्लम हम लोग जब सारा टॉपिक खत्म कर लेंगे तब अच्छे से करेंगे, क्योंकि एडवांस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं नॉर्मली ऑलमोस्ट ऑल द टाइम 95-97% ऑफ द टाइम वो मिक्स्ड प्रॉब्लम होते हैं। हमको 3-4 टॉपिक से मिक्स्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं इसलिए। ठीक है, और वैसे जैसा कि हमेशा मैं करता आया हूँ, कोई टॉपिक खत्म करूँगा और उसमें उस तरह का एडवांस का प्रॉब्लम मिला जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जितना मैंने पढ़ाया है बन जाए तो डेफिनेटली आई विल सिलेक्ट दैट प्रॉब्लम, जो कि मैं करता भी हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को खत्म करके मेंस के जब कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे हम जेई मेंस के, तो वहाँ पे देख लेंगे। और सिर्फ जेई मेंस के ही प्रॉब्लम्स नहीं बनाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाएंगे जो अच्छे टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से प्रॉब्लम बनता है। यू हैव टू रिमेंबर द कंडीशन एंड देन you can easily solve these kinds of problems. There is absolutely no problem at all. ठीक है, इस तरह से आप प्रॉब्लम बनाएंगे। Now let's move on to our main topic today, graph of quadratic functions और graph of quadratic expressions। अब ग्राफ क्या होता है और ग्राफ के जो फायदे होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। अब डेफिनेटली ग्राफ किसी भी फंक्शन का
पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये डेफिनेटली इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, बट मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं। अभी मैं इस ग्राफ का मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बताऊंगा कि किसी फंक्शन के ग्राफ किस तरह से डिफाइन किया जाता है। नाउ अब ग्राफ का जो फायदा होता है वो ये होता है कि जब आप कोई प्रॉब्लम बनाते हैं और अगर वो प्रॉब्लम ग्राफ से बनने वाला हो, खास करके बहुत सारे फंक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं या बहुत सारे क्वाड्रेटिक फंक्शंस के, जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जब प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि ग्राफ को देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स हमेशा बहुत ही शॉर्टर हो जाते हैं इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ ग्राफ। इसीलिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मैथमेटिक्स के कोर्सेस में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ्स उतना डिटेल में नहीं करेंगे जितना डिटेल में हम ग्राफ्स को एज अ टॉपिक करेंगे फंक्शंस में। वहाँ पे सारे फंक्शंस के ग्राफ्स को करेंगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शंस पे स्टिक रखेंगे अपने आप को, और सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ को हम देखने वाले हैं। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला होता है, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला होता है। ये अभी हम देखेंगे कि क्यों होता है, उसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, उसको हम डिटरमाइन करेंगे, बट पैराबोला के बारे में ही हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है। अब पैराबोला जब मैं कह रहा हूँ तो मैंने आपको पैराबोला अभी नहीं पढ़ाया है, तो नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली मैं पैराबोला का एक आपको फिगर आपको पता भी होगा, और मैं बस फिगर बना दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि दिस इज द पैराबोला। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा आज, ज़्यादा डिटेल में मैं चर्चा करूंगा जब पैराबोला पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। सो लेट्स बिगिन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। चलिए, ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, या आप कह सकते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब किसी भी फंक्शन का, मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। नाउ व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन? फंक्शन आपको थोड़ा सा मोटा मोटी मैं बता देता हूं। इस तरह से फंक्शन होता है, x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों भाई? मान लीजिए y इज इक्वल टू आपका कोई फंक्शन है ax प्लस b, एक लिनियर फंक्शन है ये। अब x का कोई वैल्यू रखेंगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब जब ग्राफ की बात करते हैं हम लोग इस लेवल पे, तो हम लोग ज्यादातर केस में रियल फंक्शंस की बात करते हैं, जहां कि x और y हमारा रियल हो। तो यहां पे कोई भी रियल वैल्यू आप x का रखेंगे तो आपको एक वैल्यू y का मिलेगा, ठीक है। फंक्शंस में एक वैल्यू x का रखने से एक वैल्यू y का आपको मिलता है। इसीलिए x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, यानी कि ऐसा वैल्यू जो हम कुछ भी रख सकते हैं, और y इस x पे डिपेंडेंट होता है। x का जैसा वैल्यू रखेंगे y का उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आपको मिलेगा। सो दैट इज द रीजन वाई x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो सपोज देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। नाउ व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन? Graph of this function is actually the set of points x, y, the set of points in pairs like x, y, for which y is equal to fx. अगर आपका ये फंक्शन रियल है, जो कि इस लेवल पे आपका होने वाला है, तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स x y होता है, ये क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सिंपली वही चीज होता है ये।
मान लेते हैं कि ये ग्राफ है इस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का। अब ग्राफ को मैंने डिफाइन किया कि द सेट ऑफ पॉइंट्स x y फॉर विच y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। डेफिनेटली ये भी उतना डिटेल में नहीं है जितना डिटेल में आप फंक्शन में पढ़ेंगे, बट एक मोटा मोटी डेफिनेशन यही होता है। अब इसका क्या मतलब है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई फॉर विच वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये जो कर्व है इस फंक्शन का ग्राफ कहलाता है, और इस फंक्शन में जितने भी पॉइंट्स एक्स वाई हैं, एक्स वाई हैं, उनके लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ ऑफ फंक्शन होता है। एक इसका ब्रीफ मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए ग्राफ का। ठीक है, चूंकि हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ को ध्यान में रखते हुए अभी काम करना है, तो हम ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू डील विथ पैराबोला। ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ। अब ये कर्व है जो कि इसका ग्राफ कहलाता है। आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ये तो पढ़ा है ना कि लोकस के बारे में, कि कोई भी जो लोकस होता है वो क्या होता है, किसी ना किसी इक्वेशन का ग्राफ ही तो होता है ना एक तरह का। अब जैसे कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल का ग्राफ कोई सर्कल होगा, एक तरह का वही दर्शाता है। अब यहां पे फंक्शन है, वहां पे इक्वेशन होता है, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी अब आपको बताता हूं। मान लीजिए ये कर्व किसी इक्वेशन का है, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2x प्लस 4 बाई समथिंग मान लीजिए 3 है इस, और ये एक इक्वेशन है। सपोज करिए कि ये इक्वेशन का ये लोकस है। तो लोकस का क्या मतलब होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि इस कर्व के हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो कोऑर्डिनेट्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वही तो होता था ना। मान लीजिए यहां पे मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, यहां पे y भी है, यहां पे y भी है, क्योंकि पेयर में बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, x y इस तरह से। तो ये लोकस होता था किसी इक्वेशन का। जब ग्राफ ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो ग्राफ ऑफ फंक्शन में इस ग्राफ पे इस तरह का पॉइंट्स होता है, जिन पॉइंट्स के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन जो होता है डिफाइंड होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है उसी को। और जब इस तरह के सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है ये ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ अभी दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 1 2 में से 5 गया तो -2 मिलेगा। तो एक पेयर ऑफ पॉइंट्स आपका 1 और -2 हो गया। अब मान लीजिए कि इस तरह से आपके बहुत सारे पॉइंट मिले x और y का, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट इधर मिला, एक पॉइंट इधर मिला। तो जब सबको हम इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से, तो ये जो फिगर बनेगा वही इसका ग्राफ होगा। डेफिनेटली इसको आप इसका ग्राफ मत समझ लीजिएगा, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, तो इसीलिए द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई फॉर विच y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। दैट्स इट। ये अलग होता है लोकस, जब किसी इक्वेशन के लोकस की बात करते हैं तो वो अलग होता है, लेकिन मिलता जुलता चीज है। अलग होता है बट मिलता जुलता चीज है, बट ग्राफ पूरी तरह से अलग बात हो जाती है। ठीक है, चलिए अब ग्राफ में क्या है, ये जो कर्व है ये इस इक्वेशन से डिटरमाइन होता है, राइट। बट ये जो ग्राफ आया है ये आपको कैसे डिटरमाइन हुआ है, ये जो x और y है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे हमने x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी दिया मान लीजिए। अब यहाँ पे x कोई भी रियल वैल्यू हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे x कोई भी रियल वैल्यू हमने रख दिया तो y का एक रियल वैल्यू मिला।
और जब सारे पॉइंट्स को हमने इस तरह से ड्रॉ किया या कुछ पॉइंट्स को लेके हमने इस तरह से ड्रॉ किया तो हमें एक इस तरह का कर्व मिला एंड दैट कर्व इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ फंक्शन बेसिकली यही होता है। अब चलिए हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसको आपको मैंने बताया था कि किस तरह से इसको स्क्वायर ट्राइनोमियल में ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माफ करिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। इस a से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे एक a कट गया। इस टर्म को इधर y के तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू, थोड़ा सा ना इसको आपको नहीं मिटाना है, इसको मैं स्मॉल x में कर लेता हूं ताकि इसको पहचानने में आपको दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है ना, स्मॉल x कर दिया जानबूझ के। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान लेते हैं कैपिटल D, d बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ लेट कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस डी बाई 4a। कैपिटल X ये चीज मान लिया और कैपिटल Y से ये चीज मान लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, therefore y is equal to ax square। y is equal to ax square। अब y is equal to ax square जो होता है ये एक पैराबोला होता है। इसका जो शेप होता है इस फंक्शन का हमेशा एक पैराबोला होता है जो कि ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ खुलता है। इसीलिए या तो इस तरह का पैराबोला इस तरह से होगा या तो इस तरह का पैराबोला होगा। या तो ऊपर से खुलेगा नहीं तो नीचे से खुलेगा। x y x y, ये आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन। ये इक्वेशन बता रहा है कि ये पैराबोला ही होगा क्योंकि ये पैराबोला का ही
फंक्शन है, ये फंक्शन एक पैराबोला को डिटरमाइन कर रहा है, ये आप पैराबोला में जाके देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो है एक पैराबोला है, इसको आप एक इक्वेशन कह लीजिए पैराबोला का, y माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन भी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब लोकस और फंक्शन की बात करते हैं ना तो मिलता जुलता चीज है वो। फंक्शन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन जो लोकस होता है, इक्वेशन होता है, वहां पे एक्स और वाई को हम सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही मानते हैं। ठीक है, यही फर्क होता है दोनों में। अब है तो यहां भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही रियल फंक्शन में है ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, लेकिन यहां पे उसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम लोग डिफाइन करते हैं। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे एक्स और वाई जस्ट 2 वेरिएबल्स है इक्वेशन में। चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक पैराबोला होता है। ठीक है, वही अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आता तो x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, तब पैराबोला कैसे खुलता, तब राइट में या लेफ्ट में खुलता है। ठीक है, बट चूंकि हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को नॉर्मली x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हम लिखते हैं, यानी कि x को ही अपना हम अननोन वेरिएबल मानते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए यही आपका सही डेफिनेशन होता है। क्योंकि किसी भी फंक्शन को क्या y इज इक्वल टू एफ एक्स से हम दर्शाते हैं, और y हमेशा आपका हम इस तरह से रखते हैं, y एक्सिस को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और x एक्सिस को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। x एक्सिस हमारा डोमेन होता है और y एक्सिस हमारा रेंज होता है। इसीलिए हमेशा किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है, और या तो ऊपर खुलता है या तो नीचे खुलता है। ठीक है, और इस तरह का केस होगा अगर, तो डेफिनेटली दाएं या बाएं हो जाएगा। चलिए, लेकिन जनरली केस यही होता है। इसीलिए अब चलिए थोड़ा सा इसके ये जो ग्राफ्स हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने देखा कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर आ गया, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर आ गया। नाउ मान लीजिए ये x है और ये y है। यहां पे मैंने x और y रखा है जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज आवर फंक्शन। तो हमें इस x और इस y में फंक्शन को बनाना होता है बेसिकली। ठीक है, पैराबोला तो ये अभी भी होगा। अब जब हम पैराबोला पढ़ते हैं तो पैराबोला में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है कि ये मान लीजिए कोई ऐसा एक्सिस है दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस पैराबोला और दिस पैराबोला। क्यों? क्योंकि इसके इधर एकदम और इसके इधर एकदम मिरर इमेज इसका, इसीलिए इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब किसी पैराबोला का एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम निकालते हैं
जब x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या था हमारा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। सो द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस पैराबोला is x is equal to minus b by 2a, x is equal to minus b by 2a। तो ये जो पैराबोला होगा, अब देखिए पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा अकॉर्डिंग एज द साइन ऑफ दिस a। अगर क्योंकि x स्क्वायर है, अगर रियल फंक्शन की बात करें, अगर x रियल है तो x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको हटा दीजिए, a नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। अगर a नेगेटिव हुआ तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा, a पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा। बट उससे पहले x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं सबको अभी लिखूंगा, ठीक है, चिंता मत करिए मैं सबको लिखूंगा, अभी मैंने जानबूझ के ये इतना किया है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, माइनस बी बाई 2a। x के इसी पॉइंट से पैराबोला टर्न होता है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये इस तरह का पैराबोला होगा, यही पॉइंट है हमारा, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है यहां से, ये वर्टिकल लाइन, ये है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a वाला लाइन, और इसी पॉइंट से, यही पॉइंट से ये चेंज कर जाएगा। अगर अपवर्ड की तरफ रहेगा तो इस तरह से, डाउनवर्ड के रहेगा तो डाउनवर्ड की तरफ रहेगा तो इस तरह से। और याद रखिएगा कि जब x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होता है तो y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a होता है। ठीक है, यानी कि जो पैराबोला का वर्टेक्स है या एपेक्स है, वर्टेक्स या एपेक्स है, वो ये पॉइंट है। यही पॉइंट इस पैराबोला का मैक्सिमा या मिनिमा डिफाइन या डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये इसका अपर मोस्ट पॉइंट या डाउन मोस्ट पॉइंट होता है किसी पैराबोला का, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। चलिए अब आगे बढ़ें। अब एक चीज देखिए, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इधर क्या था, y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू, ये चीज आया था आपका, राइट। सेम चीज है, बस y का जो ये वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, और कैपिटल X का जो ये वैल्यू है यहाँ पे ये रख दिया, तो हमारा ये मिल गया। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस पैराबोला कैसे निकालते हैं, जब x को, कैपिटल X को 0 करते हैं, दैट इज जब इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 करते हैं। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू जब माइनस बी बाई 2a आप रखेंगे, x माइनस बी बाई 2a रखिए यहां पे, क्या आ गया, a इंटू 0 बराबर 0, y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। इसीलिए so the apex of any parabola, the apex of the parabola or the apex of this parabola is minus b by 2a minus d by 4a। ये मैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए ये बात कर रहा हूं मैं। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ये पैराबोला है, इस पैराबोला का जो एपेक्स होता है, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं नॉर्मली, वो कहां होता है, इस पॉइंट पे, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं, जब हम इसको जीरोस के बराबर कर देंगे तो x इज इक्वल टू जो निकलेगा
वही हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए है, यानी कि x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है हमारे पास, और x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो तो इक्वेशन क्या होता है हमारा, आपको याद है, अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पढ़ा है आपने, स्ट्रेट लाइन में ये। चलिए, also the parabola open upwards or downwards according as the sign of a, यानी कि the sign of the coefficient of x square is positive or negative respectively। चलिए, अब सब कुछ मैं पहले लिख देता हूं, फिर आगे ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, 1 the graph of a quadratic function fx is equal to ax square plus bx plus c is a parabola 2 the parabola is open upwards if a is greater than 0 and downwards if a is less than 0। अभी बहुत कुछ है आपको इसमें। 3 the parabola और कर्व भी कहते हैं ना इसको, कर्व भी तो है एक तरह का, is symmetric about the line x is equal to minus b by 2a। यहां भी मैं स्मॉल x कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो भाई, ठीक है। और ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, एंड दिस इज obtained by x plus b by 2a is equal to 0। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द एपेक्स या टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला और एपेक्स वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला the apex or vertex or turning point of the parabola is minus b by 2a minus d by 4a। एंड ये कैसे डिटरमाइन होता है, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ये चीज मैंने आपको बता दिया है। चलिए, और एक चीज देखिए, जो एपेक्स या वर्टेक्स है उसको निकालने का एक और तरीका, जब हमने कैपिटल x और कैपिटल y से डिटरमाइन कर लिया था तो हमारा आया था कैपिटल Y इज इक्वल टू ए कैपिटल X स्क्वायर। तो एपेक्स निकालने का एक और तरीका है कि x बराबर 0 कर दे एंड y बराबर 0 कर दे। इसका मतलब है कि x प्लस बी बाई 2a बराबर 0 कर दे एंड y प्लस डी बाई 4a बराबर 0 कर दे।
तो भी आपका एपेक्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको पता चल गया, चिंता मत करिए, अभी बनाएंगे सब कुछ, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ग्राफ आसान है, बट यू हैव टू गिव टाइम, थोड़ा सा समय देना होगा आपको। ग्राफ आसान होता है, ठीक है, ये नहीं कि पहले क्लास में ही एकदम अकबका जाए कि कैसा चीज़ है ग्राफ। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। बिलीव मी, ग्राफ आसान होता है अगर थोड़ा आप ध्यान दें। आगे मैथ्स पढ़ना है तो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। ये चारों पॉइंट पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए लिख लीजिएगा आप। अब चलिए थोड़ा सा मेथड जानते हैं कि क्या तरीका है ग्राफ को स्केच करने का। मेथड टू स्केच the graph of a quadratic function। ठीक है, सबसे पहले तो सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको मान लेना है। ठीक है, दूसरा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर लेट देम बी अल्फा एंड बीटा। इसी को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि और फाइंड द 0 points of the function fx। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ that is the points or the values of x at which fx is equal to 0। भाई अल्फा एक्स का वैल्यू रखेंगे तो 0 ही होगा, बिकॉज अल्फा इज द रूट हमने मान लिया है। बीटा भी रखेंगे एक्स का तो एफ बीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये 0 पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा ठीक है, तो 0 पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कहां कहां काटेगा। फाइंड द पॉइंट या पॉइंट्स for which x is equal to 0। ठीक है, वो वाला भी पॉइंट निकाल लीजिए, यहां पे s मत लगाइए, वो वाला भी पॉइंट निकाल लीजिए जिसके लिए x 0 है, दैट इज 0 और ये मान लीजिए c। ठीक है, या 0 और ये मान लीजिए
हाँ c मान लीजिए, x 0 है तो y बराबर तो c ही आ जाएगा, x 0 तो y बराबर c आ जाएगा, यानी कि 0 और c वाला पॉइंट हमें डिटरमाइन कर लेना है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये वो वाला पॉइंट हो गया जब ग्राफ y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगा c पे। चलिए, तो हमने ये 3 पॉइंट निकाल लिया। चौथा, जो कि आप पहला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि चेक whether a is greater than 0 or a is less than 0. That's it. इतना अगर आपको पता है तो यू कैन इजिली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, पहले इसको लिखिए, फिर एक ग्राफ बनाते हैं हम छोटा सा। चलिए, draw the graph of the function y is equal to x square minus 4x plus 3। सबसे पहले a का साइन हम देख लेते हैं क्लियरली। a इज इक्वल टू, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द पैराबोला, अब है तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन तो पैराबोला ही होगा इसका ग्राफ, तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स। ये तो हमें पता चल गया कि पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा। अब सबसे पहले हमें रूट फाइंड कर लेना है इस इक्वेशन का, यानी कि y इज इक्वल टू 0 का, और यूं कहें कि 0 पॉइंट इस फंक्शन का फाइंड कर लेना है। नाउ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 1, इन्हीं दो जगह पे x एक्सिस को कट करेगा। इसीलिए अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, राइट। इसीलिए जब रियल फंक्शन होता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब सब कुछ रियल होता है, रूट्स रियल होता है, तो वो 2 जगह x एक्सिस को कट करता है उस फंक्शन का ग्राफ, क्योंकि 2 ही रूट है डिस्टिंक्ट, तो x को 2 ही जगह तो कट करेगा ना, और कितने जगह कट करेगा इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये भी हमारा आ गया। चलिए भाई, पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और क्या क्या है और है। चलिए, ये आपका पहला स्टेप हमने कर लिया, ये दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप ये कर लेते हैं, इस तरह से मैं जानबूझ के अभी लिख रहा हूं ताकि आप सीख जाएं। तीसरा स्टेप क्या है कि हमें ये देखना है कि भाई x 0 होगा तो y कितना होगा? 0 और c। ऑल्सो एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, यानी कि y बराबर 3 पे y को ग्राफ कट करेगा। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट रूट निकाल लिया, और तीसरा पॉइंट ये निकाल लिया। और कोई पॉइंट था हमारे पास? हाँ, और तो सारा हो गया, और तो सारा हो गया। चलिए ग्राफ बनाते हैं। x y, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक तो है y इज इक्वल टू 3, मान लेते हैं यहां पे y इज इक्वल टू 3 है, यहां पे तो कर्व हमारा कट करेगा भाई। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, यहां पे मान लेते हैं 2 है और यहां पे 3 है,
ठीक है भाई, एक चीज और हमें किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन में देख लेना है, मैंने उस पॉइंट को लिखा नहीं, वो ये कि भाई जो कर्व है उसका एपेक्स क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो मैं पॉइंट्स लिख रहा था उसमें एक और पॉइंट जोड़िए, पॉइंट नंबर 5, फाइंड द एपेक्स ऑफ द पैराबोला। जिस पॉइंट से भाई टर्न होगा उसको तो फाइंड करेंगे ना, या सिर्फ एक्सिस भी निकाल लीजिए, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, दैट इज माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई 4a। यहीं से तो ग्राफ टर्न करेगा, टर्निंग पॉइंट तो यही है। चलिए तो देख लेते हैं भाई कि माइनस बी बाई टू ए कितना है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। माइनस बी बाई टू ए यहां पर क्या है देखते हैं जरा, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी मतलब माइनस 4 यानी कि 4 और 2 a1 है, यानी कि x इज इक्वल टू 2। तो जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा हमारा, या सिर्फ हम माइनस डी बाई 4a निकाल लेते हैं। अब देखिए ये बेसिकली है तो y का वैल्यू ही, तो माइनस डी बाई 4a आप x का वैल्यू यहां 2 रख के y का वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a माइनस बी स्क्वायर कितना है 16, माइनस को यहां लिखिए, माइनस 4ac यानी कि माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा आपका माइनस 1। ठीक है, यहां से जब ये y का वैल्यू आप 2 रखेंगे, यहां पे माफ करिए x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो आपको y कितना मिलेगा, 4 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 1। भाई माइनस बी बाई टू ए क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, ये x का ही तो वैल्यू है। कार्टेशियन सिस्टम में x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये x वाला पॉइंट है, ये y वाला पॉइंट है। तो इसका क्या मतलब है कि जब माइनस बी बाई टू ए हम यहां पे रख रहे हैं तो हमें y क्या मिल रहा है, तो y हमें माइनस डी बाई 4a मिल रहा है। सो दिस इज द एपेक्स। ठीक है, y माइनस 1 मिला यानी कि माइनस डी बाई 4a माइनस 1, इस पॉइंट से मुड़ जाएगा ये। तो चलिए हमारा ये कर्व इस तरह से कुछ जाएगा, यहां से ये मुड़ेगा, इस तरह से चला जाएगा। सो दिस इज योर ग्राफ। डेफिनेटली उतना बढ़िया नहीं हुआ है लेकिन इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट कौन सा है आपका, 2 और माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। कितना आसान है। तो ग्राफ बना, ये 5वां पॉइंट जरूर ऐड कर दीजिएगा आप, जो पॉइंट मेथड ऑफ स्केचिंग ग्राफ्स मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ जो बनाने का जो तरीका मैंने लिखवाया पॉइंट वाइज, उसमें इसको भी ऐड कर देना है आपको, क्योंकि ये तो सबसे जरूरी पॉइंट है, यहीं से तो ग्राफ टर्न करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अब देखिए बेसिकली किसी भी फंक्शन को ना, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को इसी तरह से बनाते हैं। उस फंक्शन के 0 पॉइंट को निकालते हैं, वो फंक्शन y पे कहाँ पे टकराए कट करेगा या टच करेगा, x पे कहाँ पे टच करेगा, उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, यही सब करके निकालते हैं। देखेंगे हम लोग ये सब कुछ देखेंगे कैलकुलस में जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो। चलिए एक और ग्राफ बनाते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। c हमारा 0 है। सबसे पहले a इज इक्वल टू माइनस 1 लेस देन 0, सो द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, दूसरा
एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2. ये ग्राफ ऑरिजिन से भी कट करके जाएगा या टच करेगा. 3. फाइंड एपेक्स. फाइंडिंग एपेक्स. एपेक्स क्या होता है? जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे y का वैल्यू होता है, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे जो y का वैल्यू होता है. x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a कितना हो जाएगा भाई? x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. मुझे ये बताइए जरा. माइनस बी यानी कि माइनस 2 बाई माइनस 2. माइनस 2 क्यों? क्योंकि a बराबर माइनस 1 है. 1. सो x इज इक्वल टू 1. यानी कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा वो कहां होगा? 1 पे. गुड. ऑल्सो चौथा, फाइंड y एट x इज इक्वल टू 1. ये क्या है? माइनस b बाई 4a. इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1. y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है भाई. x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी 1. ये हमारा टर्निंग पॉइंट होगा. यहां से ग्राफ टर्न ले लेगा. सब कुछ हमने कर लिया है. हमें ग्राफ बनाना है सिर्फ अब. चलिए अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले x y अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पे रख लेते हैं. x इज इक्वल टू 0 और 2. 0 मान लेते हैं, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है. ग्राफ 0 और 2 पे कट करेगा और ग्राफ का टर्निंग पॉइंट क्या है? x1 और y1. y1 यहां है तो टर्निंग पॉइंट यहां पे होगा. तो पैराबोला जो होगा मेरा इस तरह से हो जाएगा. ये 0 हो गया ऑरिजिन. ठीक है. कितना आसान है. आपने बना लिया आराम से, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको. तो इस तरह से ग्राफ हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ को बनाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा लिख लीजिए पहले इसको. अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ग्राफ से रिलेटेड हम देखते हैं. ग्राफ का क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स से, उसको जानते हैं. और बेसिकली ये सारा कुछ वही कर रहे थे ना हम. अब 0 और 2 क्या था? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट था. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे. इससे पहले वाले में 1 और 2 था. तो अब ये हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो रियल हो सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकता है, इक्वल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, रेशनल हो सकता है. राइट? अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट केसेस ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट. तो ग्राफ का क्या शेप होगा, किस तरह से होगा ग्राफ, कहां कहां कट करेगा x को, कहां कहां y को कट करेगा, ये हम समझते हैं बाय यूजिंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. चलिए नेचर ऑफ रूट्स एंड ग्राफ्स. अब याद रखिए नेचर ऑफ रूट्स पहले क्लास में ही मैंने आपको बता दिया है. अब यहां पे नेचर ऑफ रूट्स को ग्राफ से मैं रिलेट कर रहा हूं. एंड ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस. सपोज
एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल एक्स वाला बात खत्म है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली मैं एक्स से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं एक्स को ऐसे ही लिखता हूँ इसलिए, ठीक है, छोटा एक्स ही है ये। चलिए मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सपोज the roots of fx is equal to 0 be alpha and beta। ठीक है, मान लेते हैं कि जो रूट्स है इस इक्वेशन का वो अल्फा एंड बीटा है। देन द फॉलोइंग cases can be arised according to the nature of the roots of fx is equal to 0। सबसे पहला कि अगर if the roots are real and distinct, then if the roots are real and distinct, तो इस केस में then the graph of the function fx cuts the y axis, माफ करिएगा, x axis at 2 points, और कहां कहां कट करेगा, अल्फा 0 एंड बीटा 0 पे कट करेगा ना। बाकी एक्सिस और सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टर्निंग पॉइंट, वो तो उसी तरह से निकालेंगे हम पैराबोला का, ठीक है। तो यहां पे ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फंक्शन एफ एक्स आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि पैराबोला ऑफ एफ एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स अल्फा 0 बीटा 0। डेफिनेटली दो केसेस होगा, ठीक है, एक इस तरह से होगा, ये अल्फा 0 और ये बीटा 0, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ये 0 और C है, y को यहां पे कट कर रहा है। अब ये x है, ये y है, डेफिनेटली a ग्रेटर देन 0 है, तभी पैराबोला अपवर्ड है। x y इस तरह भी से भी हो सकता है। याद रखिएगा ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, -b/2a, और ये यहीं से टर्निंग पॉइंट होता है। उसी तरह यहाँ पे ये जो होगा ये -b/2a, ये क्या होगा, अल्फा 0, और ये क्या होगा, बीटा 0। दो पॉइंट्स पे कट किया। तो जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो दीज आर द केसेस, ठीक है। अब चलिए दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ से हम लोग सब कुछ चेक करते हैं, साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन भी चेक कर सकते हैं। आज के क्लास में तो उसके लिए समय नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा साइन स्कीम भी हम चेक कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं ग्राफ को देख के। चलिए अब रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट रहे तो डेफिनेटली दो रूट होगा, एक अल्फा एक बीटा। रूट क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है
x का वैल्यू होता है ना जिसके लिए वो फंक्शन जीरो हो जाता है, राइट, मतलब वो जिसके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो x का वैल्यू एक अल्फा एक बीटा दो आएगा यहाँ पे, मतलब x को दो जगह कट करेगा ग्राफ, यही इसका मतलब है। तो ग्राफ, ये ग्राफ देखते ही आपको पता चल रहा है कि भाई जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी ये फंक्शन है क्वाड्रेटिक, और जो भी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएगा जीरो से इक्वेट होके, तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स है, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है। और चूंकि ग्राफ अपवर्ड के तरफ ओपन है तो ये भी हम बता सकते हैं कि भाई जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, उसी तरह इसको बता सकते हैं। चलिए अब दूसरे केस के तरफ बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू करना है अभी। टू, if the roots are equal, if the roots are equal, then the parabola of fx touches the x-axis at one point x is equal to alpha is equal to बीटा। अल्फा और बीटा बराबर है इस केस में, तो क्या हो जाएगा, टच करके आगे बढ़ जाएगा, कट नहीं करेगा, इसमें कट नहीं करेगा, टच करके इधर हो जाएगा ये a ग्रेटर देन जीरो। और याद रखिए ये जो टच करा ये कहां पे है, अल्फा। और याद रखिएगा इस केस में जो अल्फा का वैल्यू होता है वो माइनस बी बाई 2a ही होता है, इसीलिए तो ये एपेक्स यहीं से टर्न कर जाता है। ऐसा क्यों है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे जब रूट्स दोनों बराबर होता है, यानी कि अल्फा और बीटा बराबर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों किसके बराबर हो जाता है, माइनस बी बाई 2a के बराबर हो जाता है। सो दैट्स वाई, ठीक है। और एक और केस आएगा इस तरह से, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बराबर माइनस बी बाई 2a। वही चीज यहां भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे बीटा कर दीजिए, क्या करना है, ठीक है, a लेस देन जीरो। अब एक और केस आता है जहां की रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। चलिए भाई, जब रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं, अब यहां पे देखिए समझने वाली चीज है, समझने वाली बात है। अब ये पैराबोला इसको कट नहीं किया, क्यों कट नहीं किया, अगर जैसे ही x को कट कर देगा तब इसको दो पॉइंट्स पे भाई, क्योंकि कट करेगा तो इसको ऊपर जाने के लिए किसी और पॉइंट पे कट करना होगा, तो दो फिर रूट्स हो जाएंगे, और यहां तो दोनों रूट बराबर है ना, इसलिए ये सिर्फ टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। तीसरा केस, if b square minus 4ac is less than 0, then the roots of fx is equal to 0 are complex या imaginary, and therefore in this case the parabola
डज नॉट टच द एक्स एक्सिस एट ऑल जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा इस केस में, क्योंकि भाई एक्स वाई तो रियल वैल्यूज के लिए हम ग्राफ बनाते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। अब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए तो ग्राफ नहीं बनता है ना, उनको तो इमेजिनरी और रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हम दर्शाते हैं। बट कार्टेशियन सिस्टम में जो है हम रियल नंबर में ही बात करते हैं। तो जब रियल कोई रूट ही नहीं है और एक्स चूंकि रियल है तो एक्स को टच कहां से करेगा ग्राफ, टच ही नहीं करेगा ये पैराबोला। तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ होगा वो होगा इस तरह से आपका, या फिर इस तरह से आपका, टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, यहां पे a ग्रेटर देन 0, यहां पे a लेस देन 0। तो आपने देखा नेचर ऑफ रूट्स को भी आप किस तरह से यहां से ग्राफ से चेक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह का कोई आपका फिगर दिया हुआ है तो आपको फटाक से याद आ जाएगा कि भाई यहां तो मेरा जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बताना है, जो रह गया था नेचर ऑफ रूट्स में ही, कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मान लीजिए ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो कोफिशिएंट्स रियल हों और आपका एक रूट कॉम्प्लेक्स आए, मान लीजिए a प्लस आई बी, तो जो दूसरा रूट होता है वो इसी का कॉन्जुगेट होता है, यानी कि a माइनस आई बी। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि a b और c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। q से रेशनल नंबर को हम नॉर्मली दर्शाते हैं। तो अगर a b और c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर होता है और उस केस में एक रूट आपका इस तरह से आता है p प्लस रूट क्यू, जहां की p कोई रेशनल नंबर है और रूट q कोई इरेशनल नंबर है। रूट q क्या है, एक सर्ड है, एक सर्ड। ठीक है, तो p कोई रेशनल नंबर है, रूट q कोई इरेशनल नंबर है, तो दूसरा जो रूट होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा p माइनस रूट क्यू। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, कब होता है ये, जब abc रेशनल नंबर में बिलोंग करे और b स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वेयर हो। इस सिनारियो में अगर एक रूट आपका p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा इसी का कॉन्जुगेट होगा p माइनस रूट क्यू, वेयर रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। चलिए ठीक है, ये चीज मैं भूल गया था, मैंने नहीं कराया था आपको, अभी अचानक से इसको करवा रहा हूं ना, मुझे याद आया अभी कि चलिए ठीक है। वैसे वो सारा कुछ प्रॉब्लम बनाते तो याद आ ही जाता, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी याद गया, अच्छा हुआ। सो यू कैन सी हाउ ग्राफ्स हेल्प्स यू इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द रूट्स एज वेल। ठीक है, चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से दोबारा पूछिए। नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 में मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कैसे डिटरमाइन करते हैं। सो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द ग्राफ ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ग्राफ्स को देख के हम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और यही चीज नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास, ये चौथा क्लास है, मैंने कहा था 6 क्लासेस होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के और 6 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चौथा क्लास में साइन में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, छठे में हो सकता है कि अगला क्लास जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 होगा वो लास्ट हो, और
अगर कुछ बचा होगा तो वो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 में बता दूंगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 को हम नहीं करेंगे अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 में ही सब कुछ खत्म कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। If you find anything difficult here that you are not able to understand, please ask me. I will definitely explain you again. ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछिए, मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा उस चीज़ के बारे में। So that's it for today. Thank you.